हेलो एवरीवन, मैं प्रीति कोठारी एक और नई वीडियो के साथ। और आज हम बात करेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 6 है, ट्राइंगल्स। ये मैथ्स का एक चैप्टर है। इसका वन शॉट वीडियो मैं लेकर के आई हूँ। इसमें बहुत डिटेल से बात नहीं की गई है, लेकिन हाँ, सारे टॉपिक्स को टच ज़रूर किया गया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। तो अपने वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम इसके। सबसे पहले की पॉइंट्स जो आपको मेरी हर एक वीडियो में देखने को मिलेगा, इसका मीनिंग ये है कि जो की पॉइंट्स मैं यहाँ लिख रही हूँ, जब मैं आपको इसको पूरा पढ़ा दूंगी तो एटलीस्ट आपको इन टॉपिक्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सिमिलर फिगर की, सिमिलर पॉलीगन्स की, सिमिलर ट्राइंगल्स की, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की, कन्वर्स ऑफ बीपीटी की, क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, areas of similar triangles and Pythagoras theorem and its converts। तो ये 8 टॉपिक्स जो हैं आज वो हम पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहले बात मैं अगर सिमिलर फिगर की करूँ तो देखो, क्लास 9th में आपने कॉन्ग्रुएंट फिगर्स पढ़ा था, जिसमें कि अगर किसी भी फिगर का शेप और साइज दोनों बराबर होता है उसे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहते हैं। उसी तरीके से सिमिलैरिटी में भी होता है। सिमिलर में क्या होता है कि आपका जो है शेप, किसी भी फिगर का शेप वो तो सेम होना चाहिए, पर उसका साइज जो है वो डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, साइज का जो है वो नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि ये इक्वल हो। राइट, अब जैसे ताजमहल है, देखो जब आप प्रेजेंटली ताजमहल को देखने जाते हो तो आपको पता है वो कितना बड़ा है। ठीक है, लेकिन आप उसका जब मॉडल एक घर लेकर के आते हो तो वो देखते हो सेम ताजमहल लगता है, बहुत छोटे शेप में है ना। तो उसको हम कहेंगे कि ये सिमिलर है, वो जो मॉडल आप घर लेके आए हो वो सिमिलर है ओरिजिनल ताजमहल के। राइट, उसी तरीके से मैंने यहाँ बनाया, देखो ये जो दोनों फिगर है दोनों ताजमहल के फिगर है, लेकिन एक दोनों का शेप तो सेम है, ताजमहल ताजमहल ही है ये भी, लेकिन इसका साइज इसका थोड़ा बड़ा है, फर्स्ट वाले का थोड़ा बड़ा है और सेकंड वाले का थोड़ा छोटा है। ठीक है, तो सिमिलर जो फिगर्स होते हैं उसमें क्या होता है, इसकी एक कंडीशन होती है सिमिलर फिगर्स की कि इसमें शेप जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, लेकिन इसका जो साइज है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। डिफरेंट, या फिर आप कह सकते हो इसको नीड नॉट टू बी इक्वल। ठीक है, और इक्वल भी लिख सकती हूँ और डिफरेंट भी लिख सकती हूँ। ठीक है, कोई भी आप लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं। तो ये दो कंडीशन होनी जरूरी है। ठीक है, अब बात करें अगर हम, थोड़ा इसका पेन का कलर चेंज कर देते हैं ना। अब देखो, नेक्स्ट बात करें हमारे पास क्या है, ये है सिमिलर पॉलीगन्स की। वैसे तो आप सिमिलर फिगर्स से ही समझ गए होंगे, लेकिन अगर हम बात पॉलीगन की करते हैं, पॉलीगन मतलब होता है एनी फिगर which is formed by line segment, that is called your any closed figure which is formed by line segment, that is called your polygon. Okay, that is called your polygon. If that is called your polygon, in that condition, देखो इस कंडीशन में क्या होगा कि वो कह रहे दो पॉलीगन कब जो है वो सिमिलर होंगे, तो कब होंगे, ऑल दी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन दी सेम रेशियो और प्रोपोर्शन। अगर जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, देखो कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, सपोजिंगली मैंने इसका नाम लिखा ए बी, उसको लिख दिया मैंने सी डी, इसका नाम लिख दिया मैंने ई एफ, इसका नाम मैंने लिख दिया जी एच। ठीक हो गया। अब ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग मतलब ऐसे ही फिगर, इस ऐसे ही दूसरे फिगर में कौन सी साइड है, तो वो ई एफ है। ठीक है, तब ये कहते हैं कि इसमें क्या होना चाहिए, जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सेम रेशियो में होनी चाहिए। ठीक हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होनी चाहिए, सेम रेशियो में होनी चाहिए। और जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मीन्स होता है डी है ना, तो ये एच भी डी के बराबर होना चाहिए। जो ए है वही ई की वैल्यू होनी चाहिए। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, जैसे बी की जो वैल्यू है
वही एफ की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं एक एक बड़ा कर्व कर रही हूँ, देखो 2 3 और 4, जो इसकी वैल्यू है वो इसकी वैल्यू जी की होनी चाहिए, 1 2 3 और 4 ये होनी चाहिए। ऐसी कंडीशन में हम इसको क्या कहेंगे कि ये सिमिलर पॉलीगन है। अगेन मैं कह रही हूँ कि ये सेम सिमिलर क्या होना चाहिए, रेशियोज में होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ए बी अपॉन ई एफ अगर मैं करूँ तो वही इक्वल होना चाहिए बी सी अपॉन में एफ जी के, ठीक है। ये सब के सब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियोज होगा वो इक्वल होना चाहिए। इतनी बात क्लियर। अब देखो आगे हम बात करें, जैसे फॉर एन एग्जांपल एक क्वेश्चन दे दिया उन्होंने, द गिवन शेप्स आर मैथमेटिकली सिमिलर। उन्होंने ये कह दिया है कि जो गिवन ये शेप्स हैं ये सिमिलर है ऑलरेडी, तो इसका मतलब इनके साइड्स का जो साइड्स होंगी वो प्रोपोर्शन में होंगी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन दी प्रोपोर्शन, इक्वल प्रोपोर्शन या इक्वल रेशियो में होंगी, राइट। अब इनका नाम रख देते हैं हम कुछ, इसका नाम रख दो ए बी सी और इसका नाम रख दो डी ई, इसका नाम रख दो के पी एल एम एन रख दो, ठीक है, कुछ भी रख दो। अब वो कह रहे हैं ये ऑलरेडी ये जो फिगर्स है ना ये सिमिलर है। अगर ये फिगर्स ऑलरेडी सिमिलर हैं तो ऐसी कंडीशन में इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन सी है हमारे पास, बीसी है, बीसी की कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी है, पीसी है, ठीक है। और डीई, डीई की कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी है, एन डी है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हमेशा इक्वल होगी। तो ऐसी कंडीशन में अब आप करो तो ये कितना हो जाएगा, 5/3 इज इक्वल्स टू 15/x हो जाएगा। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल्स टू, ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 15/5 × 3, ये न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो गया, तो 5 3 जा 15, x कितना आ रहा है 9 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट साइड कितनी है 9 सेंटीमीटर है। समझ आया। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब इस और इस साइड का रेशियो इस और इस साइड के रेशियो के बराबर होगा, राइट। आई होप इतना समझ आया हो। अब नेक्स्ट देखते हैं ये क्या कह रहे हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स। सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं, वो अभी हमने क्या पढ़ा था, पॉलीगन पढ़ा था इससे पहले। पॉलीगन का मतलब होता है एनी क्लोज फिगर विच इज फॉर्म्ड बाय लाइन सेगमेंट, तो वो स्क्वायर भी हो सकता है, लेकिन अब पर्टिकुलरली ट्राइंगल के लिए कह रहा है और इस चैप्टर में हम ट्राइंगल के लिए ही पढ़ेंगे, तो इसको ढंग से समझना, ठीक है। इसका नाम मैं लिख देती हूँ ए बी सी, इसका नाम लिख देते हैं हम ई एफ और जी। अब मुझे ये नहीं पता आप लोगों को दिख भी रहा होगा, ठीक है, वाइट कलर। अब ये लिख दिया मैंने। वो कह रहे हैं टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर जब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगी, मतलब एंगल ए बराबर होगा एंगल ई के। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यही तो है, ये एंगल जब इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल जब इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल जब इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है। एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल एफ, एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल जी होगा। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या कह रहे हैं, अगेन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम प्रोपोर्शन। तो कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, ए बी की कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, ई एफ है। ये देखना है दूसरे ट्राइंगल का वही साइड लेना है जो आपने पहले की ली। तो आप पहले लेफ्ट वाली ले रहे हो तो पहले लेफ्ट वाली लिखनी पड़ेगी दोनों की। इज इक्वल होगा ए सी अपॉन में ई जी, ये इक्वल होगा बी सी अपॉन में एफ जी के। एक और बात ध्यान रखना, जब भी आप कोई कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिख रहे हो तो ऐसे नहीं कि एक बारी हमने ए बी अपॉन में ई एफ लिख दिया करेक्ट हो गया, अगली बारी में हमारा मन कर रहा है हम ई जी अपॉन में ए सी लिख रहे हैं, वो रॉन्ग हो जाएगा। हमेशा न्यूमरेटर में एक ही ट्राइंगल के साइड्स को रखो, ठीक है, रैंडमली नहीं करना है कुछ भी। और डिनोमिनेटर में एक के रखो। आप किसी को भी पहले लिख सकते हो, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, बट अगर आप एक बार लिख रहे हो तो हमेशा न्यूमरेटर में आप ए बी सी के साइड्स को रखो, ठीक है, और डिनोमिनेटर में ई एफ जी की साइड्स को रखो, राइट।
तो कोई भी ट्राइंगल सिमिलर कब होगा? जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का प्रोपोर्शन वो प्रोपोर्शन या रेशियो इक्वल होगा या सेम होगा। अब है नेक्स्ट थ्योरम आ रही है, ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसको हम बीपीटी भी कहते हैं और इसी को ही हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को ही देखो, ये लिखा है हमने थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। अब इसका नाम हमने ए लिख दिया, इसको बी लिख दो, इसको सी लिख दो। अब देखो इसमें ये बेसिकली जो ये थ्योरम है ये क्या कहती है कि अगर हम बीसी के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ कर दें, क्या कह रहे हैं? बीसी के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं और ये जो लाइन है ना, ये ए बी को किसी पॉइंट डी पे टच करे और ए सी को किसी पॉइंट ई पे टच करे, तो ऐसी कंडीशन में जो ये लाइन है जो कि पैरेलल है बीसी के, इसका मतलब गिवन क्या था? गिवन ये आपको ड्रॉ खुद से करना होगा कि बीसी पैरेलल है डीई के, और डीई जो लाइन है वो ए बी और ए सी को कहीं भी टच कर रही है। कब? जब ये इसके पैरेलल है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में ये जो ट्राइंगल होगा ना, ये इसकी ये दो साइड्स इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइडेड होंगी। जैसे क्या होंगी? देखो, ए डी अपॉन में ए डी अपॉन में डी बी बराबर होगा कितना? ए ई अपॉन में ई सी। इसी को हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी कहते हैं या थेल्स थ्योरम कहते हैं। क्या कहा कि अगर किसी ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल कोई दूसरी क्या हो लाइन ड्रॉ कर दे, और वो लाइन ऐसे ड्रॉ करनी, क्योंकि वो लाइन यहाँ भी ड्रॉ कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ ना इसके पैरेलल, पर उसकी ऐसे ड्रॉ करनी है कि वो उसकी अदर टू साइड्स को 2 पॉइंट्स पे टच करे या कट करे। ऐसी कंडीशन में वो लाइन उसकी दो साइड्स को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करते हैं। इक्वल प्रोपोर्शन मतलब ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। इसका प्रूफ है पर लेंदी हो जाएगी वीडियो, इसलिए मैं इसका एक छोटी वीडियो बनाऊंगी जिसमें सिर्फ बीपीटी को एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या होगा? कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो अभी हमारे पास गिवन क्या था? इसका नाम लिख देती हूँ मैं एबीसी। ठीक है, और हमारे पास गिवन ये था कि बीसी के पैरेलल में अगर कोई लाइन ड्रॉ कर दूं तो साइड्स जो होंगी वो इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइडेड हो जाएंगी। लेकिन अब क्या है कि अगर कोई पॉइंट जो है वो डी है और कोई पॉइंट जो है ई है, किस पे? एसी पे। लेट डी बी अ पॉइंट, बी अ पॉइंट ऑन ए बी and E be a point on AC. Okay, such that इस तरीके से है कि ए डी अपॉन में डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन में ई सी। ये क्या है? गिवन है। अगर ये दिया हुआ है कि ये डी ई पॉइंट्स जो हैं उन साइड्स को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये जो लाइन जो होगी ना वो बीसी के पैरेलल होगी। दिस इम्प्लाइज डीई पैरेलल टू बीसी। ठीक है, ये इसकी कन्वर्स थ्योरम है। इससे पहले क्या था कि बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो, वो अदर टू साइड्स को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगी। अब क्या कह रहे हैं कि वो ये जो अगर पॉइंट इसमें ए बी और ए सी में पॉइंट डी और ई हैं और इस तरीके से हैं कि वो साइड्स को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में जब हम उनको ज्वाइन करेंगे जो लाइन सेगमेंट मिलेगा वो डेफिनेटली बीसी के पैरेलल होगा। ये इसकी कन्वर्स थ्योरम है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी कह रहा है कि डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन दी रिस्पेक्टिव साइड्स ऑफ ए बी एंड ए सी ऑन ट्राइंगल एबीसी। तो पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, इसको मैं चाह रही हूँ कि पूरा वाइट से कर दूं। ये ट्राइंगल ड्रॉ कर दो अब। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं ए बी सी अगेन। अब वो कह रहे हैं डी ऑन ए बी, तो वही करना पड़ेगा जो वो बोल रहे हैं। ठीक है, और ई ऑन ए सी तो हमने ड्रॉ कर दिया जो दिया हुआ था। अब ए डी 6 दे रहा है, ये 6 सेंटीमीटर लिख दो। बी डी
9 सेंटीमीटर दे रहा है, AE 8 सेंटीमीटर और EC 12 सेंटीमीटर, ये गिवन है। आपको ये प्रूफ करना है कि DE BC के बराबर है, ठीक है। तो देखो पैरेलल प्रूफ करने के लिए हमेशा कन्वर्स ऑफ BPT जाया जाता है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, पहले इनका ये जो प्रोपोर्शन निकालेंगे वो इक्वल आना चाहिए। तो हम लिख देंगे कि ऐसे लिख दो, AD अपॉन में DB लिखो इज इक्वल्स टू 6/9। फिर दूसरा AE अपॉन EC निकालो, आपको पता है वो 8/12 आएगा। आपको पता है 3 2 जा 3 3 जा 4 2 जा 4 3 जा, दोनों का रेशियो इक्वल आ गया। तब हम लिखेंगे हियर AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। दोनों जब बराबर हैं इसका मीनिंग क्या होगा, बाय कन्वर्स ऑफ BPT। BPT का जो कन्वर्स था उससे हमें क्या पता चलता है कि जो ये जब हम DE को ज्वाइन करेंगे तो जो DE लाइन होगी ना, लाइन सेगमेंट है, लाइन नहीं है, पैरेलल होगी BC के, ठीक है। यही तो अभी हमने पीछे पढ़ा था, तो हम इससे कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। अभी हमने देखा था पहले तो सिमिलैरिटी, किसी भी दो ट्राइंगल को सिमिलर बताने के लिए पहली रिक्वायरमेंट है कि उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। ये पढ़ा अभी हमने। दूसरा, जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है ना, corresponding sides are in proportion, are in proportion, are in same ratio, और proportion लिख दो आप, सेम रेशियो। वो ये होनी चाहिए, तो सेम रेशियो में हो या फिर वो इक्वल हो एंगल्स, या नहीं ये दोनों होनी चाहिए। जब ये दोनों फॉलो होंगे तभी कोई भी ट्राइंगल जो है वो सिमिलर होंगे। अब इसके अलावा भी सिमिलैरिटी को प्रूफ करने के हमारे पास 3 क्राइटेरिया होते, ठीक है। मतलब ये अगर क्राइटेरिया है तो डेफिनेटली ये फॉलो हो ही रहे होंगे, ठीक है। सबसे पहले ए है, इसका मतलब क्या है कि अगर सपोजिंगली एक मैंने ट्राइंगल ले लिया, ठीक है, और ये ट्राइंगल क्या है, इसका नाम मैंने दे दिया ABC। अब एक और ट्राइंगल लिया मैंने, ठीक है, इसका नाम लिख दिया मैंने DEF रख दिया। अब अगर मैं कहूं कि इसके ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में देखो सारे के सारे जो एंगल्स हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, इक्वल है, यही तो हमने बात की थी। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे तो डेफिनेटली ये तभी पॉसिबल है जब उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स होंगी वो इक्वल प्रोपोर्शन में हो। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं बाय ए सिमिलैरिटी का एक क्राइटेरिया, ऐसे लिखते भी हम, ठीक है, बाय ए आप मतलब ये लिखना जरूरी होगा, वो तो खैर जब आप क्वेश्चंस करेंगे आपको पता होगा कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी, फिर एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ, और एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, ऐसे करना है, ठीक है। उसके बाद बाय ए हियर, एंड ये सब किया, फिर लिखेंगे बाय दिस सिमिलैरिटी का एक क्राइटेरिया क्या होगा, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा किसके, ट्राइंगल DEF के। और ये देखो अगर मैंने ए लिखा है पहले ट्राइंगल में लिखते वक्त तो आपका भी यहाँ डी ही आना चाहिए दूसरे में। जैसे आप एक के साथ कर रहे हो उसी तरीके से आप नेमिंग सेकंड वाले का भी करेंगे, नहीं तो सब गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप करना, हो गया इतना। वैसे ही SSS का मतलब होता है साइड साइड साइड। इसका मतलब अब तो देखो जैसे इसमें हम कह रहे हैं तो इसमें क्या है, ये अगर मैं बात इसकी इसी की करूं तो SSS में तीनों साइड्स इक्वल प्रोपोर्शन के होने चाहिए,
ठीक है, सपोजिंगली इन्हीं, ये है एक ट्राइंगल, ये है आपके पास ABC, और एक और ट्राइंगल है ये, ठीक है। ये क्या है, DEF है। ये दो ट्राइंगल हो गए। अब आप इसमें ये देखो कि इसका जो एक साइड है ना, एक को थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहिए हमें, ताकि हम आराम से, वैसे इक्वल भी होंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसको समझ सके। यहाँ क्या लिख देते हैं, D। तो इसकी जो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है, ये इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है। अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल प्रोपोर्शन में हो, मतलब AC अपॉन में DF हो, वो बराबर हो AB अपॉन में DE के, और वो इक्वल होनी चाहिए CB अपॉन में FE के। देखते रहना कि मैं किस तरीके से लिख रही हूँ। आपको नेमिंग वैसे ही करना है, जैसे आप AC लिख रहे हो तो यहाँ DF लिखो, आप CA लिख रहे हो तो यहाँ FD लिखो। ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो थी, उनका मैंने रेशियो बनाया, वो इक्वल आया, तो वो भी आपके, क्या डायरेक्टली आप कह सकते हो कि वो भी आपके सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे। एक और इसमें आता है, वो है आपके पास SAS। बस तीन ही है इसके। जबकि आपने जो कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी, उसमें मेरे ख्याल से एक और भी था, RHS वाला भी कुछ था, है ना, जिसमें राइट एंगल ट्राइंगल पे बेस था। लेकिन इसमें क्या है, अब देखो, मैंने एक और ट्राइंगल लिया, ठीक है, ये ले लिया मैंने। अगर इस वाले ट्राइंगल में ये ABC है, ये DEF है, इसमें अगर एक, दो साइड और एक एंगल, सपोजिंगली ये और ये साइड, और ये साइड, और उनके बीच का एक एंगल, अगर ये इक्वल है, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो और एक एंगल इक्वल है, इसके लिए अगर मुझे पता करना हो ऐसे ऐसे की कंडीशन, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, अगेन दो ट्राइंगल्स बना देते हैं, ABC, ठीक है। एक और ट्राइंगल बना देती हूँ मैं, ठीक है, इसका नाम DEF रख देते हैं। तो अगर एक एंगल दोनों ट्राइंगल का इक्वल हो, और उससे जुड़ी हुई जो साइड्स है ना, उन, वो जो साइड्स हैं, अगर उनका जो रेशियो है, अगर वो सेम है, तो भी हम उसको सिमिलैरिटी कहेंगे, ठीक है। इसका मतलब अगर AB अपॉन में DE है, अगर ये BC अपॉन में EF के बराबर हो जाए, और एंगल B बराबर हो जाए एंगल E के, तब भी हम कहेंगे कि जो ट्राइंगल ABC है ना, वो सिमिलर है ट्राइंगल किसके, DEF के, राइट। ये भी कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। अगेन मेरे पास दो ट्राइंगल्स हैं, और मैंने कहा ये मेरे पास ऑलरेडी सिमिलर ट्राइंगल्स है, क्योंकि अब हम सिमिलैरिटी हमने बहुत प्रूफ कर ली है। अब हम सिर्फ क्या प्रूफ करेंगे कि इस सिमिलैरिटी से एरिया क्या कहता है, ठीक है। ABC और ये है DEF, ठीक है। तो जो दोनों ट्राइंगल का एरिया का रेशियो होगा ना, क्या कह रहे हैं, अगेन सुनो, ट्राइंगल ABC, इसके एरिया का, और एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, ये क्या होता है, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब AB अपॉन में DE साइड के रेशियो का स्क्वायर होता है। और ये सब इक्वल रेशियो में डिवाइड भी करते हैं। अगेन जैसे AC अपॉन में DF, इसका होल स्क्वायर होता है, इक्वल्स टू, लास्ट क्या बचेगा आपके पास, BC अपॉन में EF, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या कह रहे हैं कि जो भी एरिया होगा किसी ट्राइंगल ABC का और ट्राइंगल DEF का, अगर दोनों के दोनों सिमिलर ट्राइंगल हैं, ऑलरेडी प्रूव्ड है कि दोनों सिमिलर हैं, तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर होगा उनकी दोनों ट्राइंगल्स की एरियाज का रेशियो, राइट। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम तो सबको ही पता होगी कि कोई राइट एंगल ट्राइंगल है आपके पास, ठीक है। इन सब का जो प्रूफ है, बहुत अच्छा अच्छा प्रूफ रहता है इन लोगों का। तो ये जो प्रूफ है, वो सिंपल एक छोटे छोटे वीडियोस में मैं कंप्लीट कर दूंगी, आज चैप्टर इधर ही खत्म करेंगे, ठीक है। तो ये आपको सबको पता है, ये हाइपोटेनस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है। तो जो AC का स्क्वायर होता है, पाइथागोरस क्या कहता है, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है, वो किस किस के परपेंडिकुलर और बेस की
बेस की, सॉरी, बेस BC इसके स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। अब कन्वर्स क्या कहता है? कन्वर्स ये कहता है कि अगर ये स्टेटमेंट गिवन है, हम कन्वर्स की बात कर रहे हैं कि अगर ये गिवन है तो डेफिनेटली जो ट्राइंगल होगा ना वो 90 डिग्री या राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ठीक है। ये इसका क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स भी कहता है, ठीक है। तो यही यहाँ हमारे सारे टॉपिक्स खत्म होते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।